नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दो बड़ी खबरें हैं, हाथरस की खबर है और दूसरी किसान आंदोलन की खबर है। लेकिन पहले किसान आंदोलन पर किस तरह से सरकार ने मोर्चा खोल दिया है, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से सफ़ेद झूठ बोला है जो लगातार लोग कह रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस स्वामीनाथन कमीशन के खिलाफ है आरएसएस, वो क्या कैसे लागू हो सकती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट। तो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट हो या सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हो, ये सब लागू नहीं होती है। और किस तरह से प्रधानमंत्री ने आज सबसे बड़ा झूठ बोला है किसानों के साथ, और कहाँ किसानों को बीजेपी के किसानों की बैठक करने जा रहे थे, वहाँ उनको दौड़ाया गया है। इस पर ही बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले बात हाथरस गैंगरेप की। हाथरस में गैंगरेप होता है, 4 आरोपी बनाए जाते हैं, पीड़िता की मौत तक हो जाती है, सरकार पुलिस के जरिए लाश जलवा देती है। उसके बाद एक के बाद एक बयान आते हैं। आज सीबीआई ने मैं अभी भी आरोपी कह रहा हूं, चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया है, जिसमें उन पर गैंग रेप के बाद हत्या का आरोप लगाया गया। मैं अभी भी आरोपी कह रहा हूं, वो आरोपी हैं। लेकिन जिस तरह से मीडिया के कुछ लोग, जिस तरह से सरकार और जिस तरह से पुलिस के बड़े अधिकारियों ने उस गैंग रेप पर लीपापोती की कोशिश की थी, उससे अभी साफ हो रहा है कि सीबीआई जांच अगर नहीं होती तो किस तरह के मामले होते। इस पर लोगों का क्या रिएक्शन है वो भी मैं आपको बता दूं। पहले खबर बता दूं, उत्तर प्रदेश हाथरस में कथित गैंग रेप और हत्याकांड के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया। चार्जशीट में चारों अपराधियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया। सीबीआई ने 22 दिसंबर को दिए गए पीड़िता के आखिरी बयान को आधार बनाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। आरोपियों के वकील मुन्नी सिंह पुढीर ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी ने संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या के आरोप लगाए हैं तथा हाथरस में स्थानीय अदालत ने संज्ञान लिया है। उल्लेखनीय है कि इस दलित युवती से अगरी जाति के 4 व्यक्तियों ने 14 सितंबर को कथित तौर पर बलात्कार किया था। 14 सितंबर को अपने गाँव के ही खेत में गंभीर हालत में मिली थी। बाद में उसे अलीगढ़ के अस्पताल, उसके बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। पीड़िता ने अपने ही गांव के 4 लड़कों पर गैंग रेप का आरोप लगाया था, जिसके बाद लोकल पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उसकी 30 सितंबर की रात उसके घर के पास रात में अंत्येष्टि कर दी गई थी। युवती के परिवार ने आरोप लगाया था कि स्थानीय पुलिस ने आनन फानन में अंत्येष्टि करने के लिए उन पर दबाव डाला था। हालांकि स्थानीय पुलिस अधिकारी ने कहा अंत्येष्टि परिवार की इच्छा के अनुसार हुई। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने मामले के आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू की भूमिका पर गौर किया है, जो न्यायिक हिरासत में है। उन्होंने बताया कि गुजरात के गांधीनगर स्थित प्रयोगशाला में आरोपियों की विभिन्न फॉरेंसिक जांच भी की गई है। सीबीआई के जांचकर्ता जवाहर नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के चिकित्सकों से भी मिले। कथित सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद पीड़िता को इस अपील में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को व्यापक स्तर पर आलोचना का सामना करना पड़ा था। बाद में यह मामला सीबीआई को हस्तांतरित दिया गया। सीबीआई ने घटना की जांच के लिए एक टीम गठित की और जांच कर अपनी गाजियाबाद इकाई को सौंपा था। टीम पीड़िता के परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज कर चुकी है। ये जो खबर लिखने का तरीका है, सोच देखिए कितना डर के खबर लिखा गया है। वो चारों के चारों आरोपी घोषित हो चुके हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और इसका सबसे ज़्यादा देखिए ये जो जनसत्ता नाम का अखबार किस तरह से खबरें लिखता है, लेकिन वो तो सोशल मीडिया है जो लगातार उन तमाम सवालों को उजागर करता है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तब आपको समझ में आएगा कि किस तरह की सरकार की लिपापोती थी, किस तरह के मामले को टरकाया गया था। तो अब सोशल मीडिया पर जो सवाल पूछ रहे हैं वो सोचिए। अभिसार शर्मा ने लिखा है, हाथरस गैंगरेप मामला में इस आदमी ने पीड़िता की पहचान तक उजागर कर दी थी। उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को भी जवाब देना पड़ेगा। सोचिए, अमित मालवीय जो बीजेपी आईटी सेल का अध्यक्ष है, उसने पीड़िता का बयान जारी किया था। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार की न्याय की आस थी। पीड़िता को सब जबरदस्ती से जला दिया गया। जो महाराष्ट्र के बिजली मंत्री हैं नितिन राउत, उन्होंने लिखा हाथरस के सीबीआई द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर बोले नितिन राउत, वह गैंगरेप और हत्या थी, शर्म करो सीएम योगी। सीएम योगी पर सवाल उठ रहे हैं। देव प्रकाश मीना ने लिखा है, हाथरस केस में सीबीआई ने 4 आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप के बाद हत्या का आरोप लगाते हुए चार्जशीट दाखिल की है। आजाद भारत के इतिहास में शायद ही किसी पार्टी या सरकार ने गैंग रेप पीड़िता के खिलाफ इतना घटिया और शर्मनाक अभियान चलाया होगा। सोचिए, उस बच्ची के खिलाफ किस तरह के अभियान चलाए गए थे, वो भी मीडिया के जरिए। सोच के भी सिहरन पैदा होती है। अगर निर्भया कांड 2020 में हुआ था तो उसके चरित्र पर कैसे लांछन लगाए जाते।
तो ये हाथरस गैंग रेप मामला में इस आदमी ने, अमित मालवीय जो कि बीजेपी IT सेल का है, अर्नब गोस्वामी ने भी उस मामले में सवाल खड़ा किए थे। अजीत अंजुम ने लिखा है हाथरस केस में ये तमाम वो बड़े पत्रकार हैं जो अब सोशल मीडिया पर हैं। हाथरस मामले में चार्जशीट के बाद क्या कहेंगे सरकार, प्रश्न, एंकर, रिपोर्टर, एडिटर, वो तमाम चेहरे याद कर लीजिए जो उस लड़की के साथ हुई घटना को झूठी साबित करने वाले नैरेटिव सेट कर रहे थे। उस वक्त उनमें और बीजेपी पर की प्रवक्ताओं की भाषा में कोई फर्क नहीं था। रोहिणी सिंह ने लिखा है CBI की चार्जशीट के बाद अब हाथरस DM के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाएं और लखनऊ से किसने फोन कर उन्हें आदेश दिए, इससे पर्दा हटे। तो ये तमाम सवाल जो है लोग पूछे जा रहे हैं, इससे पर्दा हटे। बड़े अधिकारियों से लेकर तथाकथित सलाहकारों तक ने सोशल मीडिया के माध्यम से जो अफवाह उड़ाई उनकी जांच हो जाए। तो लोग लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ये सब जांच कब होगा और किसके इशारे पर इस पूरे मामले को दबाया जा रहा था। तो ये तमाम सवाल हैं, ये सरकार से इस देश की मीडिया नहीं पूछेगी, लेकिन सोशल मीडिया लगातार पूछ रही है। और सुमित चौहान ने लिखा है CBI की चार्जशीट दाखिल कर दी है और चारों को आरोपी बनाया गया है। और सोचिए कि किस तरह से स्थिति है। और अखिलेश यादव ने इसको लेकर ट्वीट किया है, हाथरस कांड में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार की लाख कोशिश के बाद भी जनता के दबाव में CBI जांच हुई और अब चारों को अभियुक्त बनाया गया। भाजपा सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, न इंसाफ न हक। ये अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। ये देखिए हाथरस केस में की जांच पूरी, बलात्कार के बाद हत्या हुई थी, चारों आरोपियों पर चार्जशीट दाखिल। ये भारत समाचार खबर दे रहा है। हाथरस DM और SSP CM की योगी की दबाव में आकर पीड़िता परिवार को धमकाते रहे और आरोपियों को संरक्षण देते रहे। ये सूरज कुमार बौद्ध जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा है। यशपाल मेघवाल ने कहा है CBI की चार्जशीट के बाद हाथरस के DM कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाए और लखनऊ से किस किस ने फोन किया। तो अब लोग DM SP, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा कि जब हम हाथरस पीड़िता के इंसाफ के लिए लड़ रहे थे तो सवर्ण परिषद हिंदू संगठन आरोपियों के पक्ष में पंचायतें हो रही थी। उन लोगों को सोचिए, उन लोगों को याद कीजिए। डॉक्टर नितिन राउत ने भी इस खबर को शेयर किया है। संजय सिंह ने लिखा है, आम आदमी पार्टी के सांसद ने, हाथरस कांड पर CBI जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद आदित्यनाथ सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। पूरी सरकार बलात्कारियों को बचाने में लगी थी, लेकिन सरकार को कोर्ट और CBI दोनों से अपमानित होना पड़ा। तो अब सोचिए अब क्या कहेंगे आप। जिस तरह से उस बच्ची के साथ रेप हुआ था और जिस तरह से कैंपेन चलाए गए थे, खासकर पार्टी विशेष बीजेपी के लोग, जिस तरह से आला अधिकारी कह रहे थे, उस पर सोशल मीडिया सवाल उठा रहा है। ये वो सवाल हैं जो टेलीविजन चैनल और अखबार को पूछना चाहिए था, लेकिन टेलीविजन अखबार में जो लोग छोड़ के सोशल मीडिया पर आए हैं, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया क्योंकि वो सत्ता से सवाल पूछ रहे थे, वो लोग अब सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया एक सच्चा मीडिया है। अब बात प्रधानमंत्री मोदी और किसान आंदोलन की। सोचिए 22 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री कृषि रैली कर रहे हैं। आज उन्होंने कहा कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू कर दिया है। किसान कह रहे कि अभी लागू ही नहीं हुआ है। स्वामीनाथन रिपोर्ट में सिर्फ इतना था कि किसान अगर 1000 रुपया खर्चा करता है फसल लगाने में तो उसको 1500 रुपये दिए जाए, 1.5 गुना उन्होंने कहा था कि अगर तो उसकी किसानों को 1.5 गुना अदा किया जाए। अगर 1000 लगाता है तो 1500 उसको दिया जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी मीडिया को आगे करके लड़ रही है। आज स्मृति ईरानी बोल रही थी, वो कह रही थी कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी किसान है क्या। ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का मसला ही नहीं है, ये सरकार वर्सेस किसान का मसला है। तो कांग्रेस को लाना, टुकड़े टुकड़े गैंग को लाना, खालिस्तान, पाकिस्तान, चीन को लाना, दरअसल आंदोलन को कम करना है। इसको आंदोलन के खिलाफ लोगों को मोटिव फैलाया जाता है, लेकिन मीडिया में 700 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी बीजेपी, प्रधानमंत्री किसानों से नहीं मिल रहे, लेकिन किसान एकदम डटे हुए, बहुत करारा जवाब दे रहे हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतना आसान नहीं कि आप किसानों को दबा देंगे, क्योंकि किसान वो तमाम लोग हैं जो कल तक आपके लिए आपके ही वोटर थे। तो वो अडिग हैं, अटल हैं और वो हटने वाले नहीं, क्योंकि उनके रोजी रोटी और ज़मीन का मसला है। तो किसान आंदोलन पर तो सरकार बैकफुट पर जाती हुई दिख रही है। मीडिया को आगे किया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, किसान आंदोलन में मीडिया की पूरी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। लेकिन बीजेपी के राजनीति पर जो सवाल उठ रहे हैं, जो सोचिए बीजेपी जो अपने आप को सबसे अलग पार्टी कहती थी, उसको लेकर जिस तरह से पूरे देश पहले सरकार, कर्नाटक में सरकार बनाना, मध्य प्रदेश में सरकार बनाना, खरीद फरोख्त करना, अब विपक्षी नेताओं को खरीद लेना, तो ये सब बीजेपी ने साफ कर दिया कि उसके लिए सत्ता जो है वो सबसे अहम है। और इसीलिए भारत के लिए एक और शर्मनाक खबर है कि भारत ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत गिरा 16वें पायदान नीचे। व्यक्तिगत आज़ादी में 10 में से सिर्फ 6.30 अंक मिल रहे हैं। तो तमाम तरह के जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसको ख़त्म किया जा रहा है।
और ये आप समझिए कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। सोशल मीडिया पर लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं और किसान आंदोलन जो है वो सोशल मीडिया आपको दिखा रहा है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया? सच्चा मीडिया सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। आप लोग सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।